स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो इस बार के प्रीलिम्स 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो रिलेटेड था बेसिकली कॉन्गो बेसिन से। रीज़न था कि वहाँ का जो जितना भी परमाफ्रॉस्ट है वो पिघलता हुआ है एंड उससे रिलेटेड वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट है उसमें एक रीजन आता है आर्कटिक की वाइल्ड फायर्स का। अब यहाँ पे भी फ्रोजन लैंडस्केप्स हैं जिसको आप कहते हो, यहाँ परमाफ्रॉस्ट भी आपको मिल जाएगा, फ्रोजन लैंडस्केप्स भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर वाइल्ड फायर बहुत देखने को मिल रही है। अब ये जो फायर है रैपिडली क्लाइमेट चेंज की वजह से इंड्यूस हुई है, ये केवल डिवास्टेटिंग नहीं है केवल आर्कटिक इकोसिस्टम के लिए, लेकिन पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। अब इसको समझना, इसके पीछे के रीजंस को समझना कि क्या ये अलार्मिंग ट्रेंड है, इसके क्या फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा अगर एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने की बात आती है तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई इज इट इन न्यूज, राइट? सो आई हैव टोल्ड यू द रीजन। रिसेंटली यहाँ वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यही कारण है इसके न्यूज़ में रहने का। नेक्स्ट जो यहाँ पर और भी हम इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है कि यहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं। एंड सो आर्कटिक रीजन यही विटनेस कर रहा है। अब सबसे पहले यहाँ बात आती है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं बेसिकली जिसकी वजह से यहाँ पर आर्कटिक वाइल्ड फायर ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सबसे पहला, आर्कटिक वार्मिंग जो है ये यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आर्कटिक जो है ये वार्म हो रहा है लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा देन द ग्लोबल एवरेज। यू नीड टू नोट द डेटा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टेम्परेचर्स हैं ना अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री हायर हैं अगर 1980 की बात की जाए तो वहाँ से। तो ये जो रैपिड वार्मिंग है ये एक वन ऑफ द रीजंस है कि आर्कटिक वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म्स यहाँ बढ़ चुके हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट थंडर स्टॉर्म्स देखे जा रहे हैं आर्कटिक रीजन में। एज अ रिजल्ट जो सरफेस हीटिंग है वो डिफरेंशियल हो रही है, एनहांस्ड हो रही है, कन्वेक्शन इंक्रीज हो जा रहा है यहाँ एयर और लैंड के बीच में। अब यहाँ से वाइल्ड फायर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स मोर देन डबल हो चुकी हैं अलास्का और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में 1975 से अगर हम देखें तो। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पर उसमें चेंजेस आए हैं, जो हायर टेम्परेचर्स हैं। अब यहाँ सर यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो जो पोलर जेट स्ट्रीम जो ऊपर से जाती है वो यहाँ पर स्लो हो चुकी है। इससे जो वार्म वेदर है वो और ज़्यादा देर तक रुकता है, कंट्रीब्यूट करेगा हीट वेव्स को, ज़्यादा वाइल्ड फायर्स होने लगेंगी, अल्टीमेटली आइस जो है वहाँ की वो जाने लगेगी और ज़्यादा हीटिंग होने लगेगी। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट होने वाला है। अब सो दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि और भी कुछ कुछ ऐसे रीजन या परमाफ्रॉस्ट किसे कहा जाता है, तो रीजन में कुछ चीज़ें और हैं कि यहाँ पर लाइट स्ट्राइकिंग और यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट जानने से पहले यहाँ देखते हैं परमाफ्रॉस्ट किसे कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट जो है यहाँ 1700 बिलियन मेट्रिक टन का कार्बन है, इंक्लूडिंग CO2, 51 टाइम्स ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशंस यहाँ पे होंगे अगर ये यहाँ से रिलीज होता है तो ये जो वास्ट कार्बन रिजर्वायर है ये रिस्क है कि ये रिलीज हो सकता है। परमाफ्रॉस्ट थॉइंग एक चीज़ होती है। वाइल्ड फायर्स जो आर्कटिक में है ये बेसिकली इंसुलेटिंग जो लेयर्स होती हैं, जो वेजिटेशन और सॉइल की लेयर्स होती हैं, इनको ये डिस्ट्रॉय कर रही है। परमाफ्रॉस्ट ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाता है थॉइंग से या पिघलने से। एज आ रिजल्ट ये जो परमाफ्रॉस्ट है ये एंशिएंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिलीज करता है, डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है, स्टोर्ड कार्बन को एटमॉस्फेयर में लेकर के आएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा और ज़्यादा स्टोर्ड कार्बन जाने लगेगा। कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं जब लार्ज स्केल थॉइंग यहाँ पे होगी आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट की। तो यहाँ जितना भी कार्बन रिलीज होता है वो बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ल्ड है उसको प्रिवेंट करेगा कि यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो पेरिस एग्रीमेंट का यहाँ पे ग्लोब का एक टारगेट है वो यहाँ रीच नहीं हो पाएगा। सो ये कैटास्ट्रॉफिक इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्राफ है। सो ग्राफ में आर्कटिक लैंड और सब आर्कटिक लैंड ये जो लेटिट्यूड्स हैं इनका आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पर डिफरेंस है। तो अलग अलग महीने में क्या डिफरेंस आता है। सो हियर आर द थिंग्स कि यहाँ 2020 में सबसे ज़्यादा पीक पे ये देखने को मिल रहा है दोनों रीजन में। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर अगर और हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, सबसे पहला कि इम्पैक्ट यहाँ पर क्या आता है कि क्यों ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली चीज़ है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो यहाँ एमिशन है, वाइल्ड फायर जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि CO2 रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि जो जितना भी कार्बन स्टोर्ड है परमाफ्रॉस्ट में वो यहाँ रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इंसुलेटिंग लेयर की हमने बात की थी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि हम पेरिस एग्रीमेंट को यहाँ फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल एफर्ट्स क्या है। सबसे पहला यहाँ पे कॉम्बैट करना, खासकर कि ये जो आर्कटिक वाइल्ड फायर का इंक्रीज हो रहा है, ये एक मल्टी फेसिलिटेड अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को साथ होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली उनके पास एफर्ट्स होने चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रोल को इंड्यूस कर सके, गैस एमिशंस को कम कर सकें, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को वो प्रमोट कर सकें। दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट यहाँ इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए, जैसे कि जो ग्रुप्स हैं, जैसे G20 है, ग्रुप G7 है, या फिर जो ग्लोबल साउथ है, यहाँ पॉलिसी मेकर्स जो हैं, यहाँ स्टेक होल्डर्स जो हैं, इनको एक साथ वर्क करना पड़ेगा डेवलप करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स के लिए, एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो खास करके पड़ेगा ऐसी कंट्रीज पे जो डेवलपिंग है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज यहाँ से इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो पेरिस एग्रीमेंट है। तो स्पेशलाइज मेजर्स यहाँ होने चाहिए, कुछ पेनल्टीज वगैरह लगाई जा सकती हैं। सो यहाँ पर हमें साइंटिफिक रिसर्च की बात करनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूस रिसर्च मॉनिटरिंग जो होगी आर्कटिक बर्न उसके इफेक्ट्स को बर्न करने के लिए बहुत क्रूशियल है, ये समझने के लिए कि जितने भी प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस कर पाएँ। फील्ड सर्वेस है, सेटेलाइट का एनालिसिस है, जैसे नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, या नासा इसरो का जो कॉम्बिनेशन है, निसार, इनकी हम मदद ले सकते हैं। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में हेल्प होना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लान्स यहाँ पर होने चाहिए। कैस्केडिंग इफेक्ट्स की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यहाँ होना शुरू हो जाएगा, जैसे CO2 है, परमाफ्रॉस्ट फर्दर डिग्रेड होने लगेगा, वेजिटेशन सॉइल जो है ये इंसुलेटिंग लेयर जाने लगेगी, स्टोर्ड कार्बन रिलीज हो जाएगा, इकोसिस्टम में डिसरप्शन होने लगेगा, जो डेलिकेट इकोसिस्टम का बैलेंस है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एंड जो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, जो बैलेंस है आर्कटिक के फ्लोरा फौना के बीच में वो यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट इंपैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे ही ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी तो यहाँ से आर्कटिक क्लाइमेट का जो फीडबैक है, इसके लूप्स होंगे बेसिकली, जिनका डिजास्टर इफेक्ट आएगा ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट पे। इसको मॉनिटर करने की बात करेंगे तो सैटेलाइट सर्विलेंस है, क्लाइमेट मॉडलिंग यहाँ पे होनी चाहिए, एडवांस क्लाइमेट मॉडल्स यहाँ पे होने चाहिए, लाइवलीहुड प्रिडिक्ट करने के लिए, इंटेंसिटी प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितना हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एनवायरमेंटल मॉडल्स। सो ये सारी चीज़ें प्रिपेयरनेस स्ट्रैटेजी में इंक्लूड की जा सकती हैं। इंडिजिनस नॉलेज का यहाँ पे यूज होना चाहिए, लोकल एनवायरमेंट्स का, ट्रेडिशनल फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का, ताकि उनको वहीं का वहीं रोक दिया जाए। यहाँ एक्यूरेसी होनी चाहिए वाइल्ड फायर प्रेडिक्शन की, रेस्पॉन्सिव एफर्ट्स होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की यहाँ पे काफी ज़्यादा ज़रूरत है। मोरओवर एक ग्लोबल इंपेरेटिव क्यों है, बिकॉज एमिशंस रिडक्शन के लिए यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जब ग्रीन हाउस गैसेस को हम कट कर देंगे, ये फर्स्ट ऑफ द क्रूशियल स्टेप होगा, जो रूट कॉज है आर्कटिक वार्मिंग का उसको कम करने के लिए। जो वाइल्ड फायर बढ़ रही हैं उसका वन ऑफ द रीजन तो ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं। तो यहाँ ट्रांजिशन करना रिन्यूएबल एनर्जी के की तरफ ये थोड़ा अच्छा होगा। मोरओवर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी देयर, देयर आर वेरी एसेंशियल फॉर दिस। ecosystem restoration, so restoring the delicate arctic ecosystem including this vegetation which is regenerating the soil, right? So these are the things which are important. यहाँ रीजन की रेजिलियंस जो है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि वाइल्ड फायर और क्लाइमेट चेंज को उस पर ज्यादा इफेक्ट ना आए। इंडिजिनस एंगेजमेंट यहाँ पर होना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज का उनको यूज किया जाना चाहिए, ट्रेडिशनल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ यूज की जा सकती हैं इफेक्टिवनेस के लिए, प्रिवेंटेशन के लिए। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्कटिक वाइल्ड फायर्स, केवल उस कंट्री की नहीं जो कंट्रीज उसके आसपास हैं या उससे इंपैक्ट डायरेक्टली हो रही हैं, इनडायरेक्ट कंट्रीज की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे नेशंस उनकी ज्योग्राफिक लोकेशंस के रिगार्डलेस उनकी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो इस इशू को एड्रेस करें। पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए डेवलपमेंट को, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज लेजिस्लेशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेट करना पब्लिक को खास करके आर्कटिक के बारे में, ये अर्जेंट नीड है ताकि ये वाइल्ड फायर की क्राइसिस जो है, जो जितना क्रूशियल है वो पब्लिक को भी पता रहे। एक कम्युनिटी लेवल एक्शंस यहाँ होने लगे, जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स यहाँ कम करने लगे लोग, कंजर्वेशन एफर्ट्स को यहाँ पे सपोर्ट करने लगे। दीज आर द थिंग्स। नाउ एक सस्टेनेबल आर्कटिक के लिए कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट की जरूरत होती है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। रेजिलियंस एडेप्टेशन यहाँ पे चाहिए, इंक्लूडिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, रोबस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज के मॉडल्स यहाँ होने चाहिए, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन अगर हम चाहते हैं अपने इकोसिस्टम की, सो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बैलेंस करना होगा एक्सट्रैक्शन या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। इनोवेटिव नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यहाँ होने चाहिए। मोरओवर यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर अर्जेंसी एंड कमिटमेंट भी होना चाहिए आर्कटिक वाइल्ड फायर्स के लिए, इमीडिएट यहाँ कमिटमेंट होना चाहिए ग्लोबल कम्युनिटी का। होप है, इनोवेशन यहाँ होना चाहिए, डिस्पाइट यहाँ डॉन्टिंग चैलेंजेस हैं,
बट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की पावर है, जो एआई की पावर है, उसको यूज किया जा सकता है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी या नॉलेज को यूज यहाँ पे किया जा सकता है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ वी हैव टुडेस प्रिलिम्स फिटनेस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रैपिड वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक एक्सीडिंग द ग्लोबल एवरेज बाय 4 टाइम्स इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द इंक्रीज्ड वाइल्डफायर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. The primary concern associated with these wildfires is disruption of the Arctic food chain due to declining polar bear populations. The thawing of permafrost, a consequence of wildfires, has the potential to increase vast quantities of methane, a potent greenhouse gas, further accelerating global warming. The depletion of the ozone layer, exacerbated by the Arctic wildfires, exposes the region to harmful ultraviolet radiation impacting the marine ecosystems. So which of the following statements are correct? You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then today's main spectacle question. The question says that the escalating frequency and intensity of the wildfires in the Arctic pose a significant threat not just to the region itself but also to the global climate. Analyze the factors contributing to these wildfires and their potential consequences. Discuss the mitigation and adaptation strategies that can be implemented to address the issue. So you can write this question and you can send it to us. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Let's Try for your better preparation.